अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे पहले हमने दो तरह के प्रोडक्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और एक हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास लास्ट है जिसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है और ये कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। लेट उन तीन वेक्टर्स को हम कह देते हैं वेक्टर ए, दूसरे को कह देते हैं वेक्टर बी और तीसरे को कह देते हैं वेक्टर सी। वेक्टर ए को हम कहते हैं ये हमारे पास है A1 A2 एंड A3, यानी कि इसका जो आई कंपोनेंट है वो A1 है, जे कंपोनेंट A2 है और के कंपोनेंट जो है वो A3 है। और इसी तरह जो वेक्टर बी है उसको कह देते हैं B1 B2 B3। ये हमारे पास एक वेक्टर है बी। और इसी तरह एक वेक्टर सी ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं C1 C2 C3। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नजर आ रहा है, यहाँ से क्लियर है बिल्कुल कि ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि इसके लिए हमें कंफर्म तीन वेक्टर्स की जरूरत होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कैसे किया जाता है, उससे पहले ये देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस सी यूं लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो। इसको यूं भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी विदाउट एनी कॉमर्स। जब भी एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तीन वेक्टर्स को लिखा जाता है तो इसका मतलब ये उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और इसको फाइंड करते हैं हम यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे? सबसे पहले ए में वेक्टर लिखा हुआ है तो ए की एंट्रीज लिखते हैं हम, A1 A2 एंड A3। फिर उसके बाद वेक्टर बी लिखा हुआ है तो बी की एंट्रीज B1 B2 एंड B3। और लास्ट में क्योंकि वेक्टर सी लिखा हुआ है तो वेक्टर सी की एंट्रीज यानी कि C1 C2 एंड C3। तो यूं लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहीं से मैं आपको ना एक प्रॉपर्टीज कुछ ड्राइव करवा लेता हूँ। वो क्या? सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मैं कोई सी दो रोज की जगह चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 के साथ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास B1 B2 B3। और फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 एंड A3। और R3 सेम रहेगा C1 C2 एंड C3। लेकिन आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी हम रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास एक माइनस का साइन आ जाता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और इसको देखें मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस एज इट इज और B डॉट A क्रॉस सी। ये हमारे पास मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। और अगर मैं इसको मजीद चेंज करना चाहूँ, यानी कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं R2 को मजीद इंटरचेंज करता हूँ R3 के साथ, तो नेक्स्ट में ये काम करता हूँ कि माइनस जो बाहर है वो एज इट इज आ जाएगा, डिटर्मिनेंट एज इट इज, R2 और R3 को चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास B1 B2 एंड B3। और यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3 और A1 A2 A3। मैंने R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, लेकिन जैसे भी इंटरचेंज करेंगे तो बाहर जो माइनस का साइन है वो अब क्या हो जाएगा, वो अब प्लस हो जाएगा। और यूं मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू B डॉट वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ। और सेम इसी तरह आप इसको यूं भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल होता है हमारे पास वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ। सेम इसी तरह दो नए ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमने चेक कर लिया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसकी ये पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर वही होता है जो बी डॉट सी क्रॉस ए का होता है, और उसका आंसर और सी क्रॉस डॉट ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो सेम होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये कि आपके पास कभी भी ए डॉट बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ नहीं आ सकता। ये एक मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का जो आंसर है वो एक स्केलर है, और स्केलर का और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं फाइंड कर सकते। सो इसीलिए ये जो वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज मीनिंगलेस। ये जब भी आएगा तो यूं ही आएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसके बाद जो आपके पास आएगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और उसके बाद अब एक और चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होता है। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर किसी जगह भी दो वेक्टर्स अगर सेम आ जाते हैं, यूं भी हो सकता है बेशक ये ए डॉट बी क्रॉस ए,
ये भी इक्वल टू 0 होता है। और यूं अगर आ जाए सी डॉट बी क्रॉस सी, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। अब ये 0 क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी, ये आपको पता है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो एक ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है ए, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको पता है हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के। अब ये तो वो उस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने इससे पहले पढ़ लिया। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये क्यों 0 होता है? तो ये इसलिए 0 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ ये 0 होगा। तो क्यों 0 होगा? उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ A1 A2 A3, पहले मैट्रिक्स सॉरी वेक्टर ए की, फिर उसके बाद फिर वेक्टर ए है तो ये भी आ जाएगा A1 A2 A3, और फिर वेक्टर बी है तो B1 B2 एंड B3, और ये डिटर्मिनेंट डायरेक्टली इक्वल टू 0 होगा। अब ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। तो सेम इसी तरह ये जो वेक्टर है, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए यूज़ होता है? तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं कि नहीं, यानी कि कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। कोप्लेनर को, ये जो कोप्लेनर चेक करने के लिए वेक्टर्स हैं या नहीं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो आपको बताता क्या है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था ना कि वो हमें एरिया बताता है, पैरेललोग्राम का एरिया या फिर ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे जो दो तरह की शेप्स हमारे पास आती हैं, एक को हम कहते हैं पैरेललोपाइड और दूसरे को हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। अब हम डिटेल में देखते हैं कि पैरेललोपाइड क्या होता है और टेट्राहेड्रन क्या होता है। तो ये जो फिगर आपको सामने नजर आ रही है, ये हमारे पास एक पैरेलल पाइप है जिसका जो हर फेस होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, और इसके टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो है वो फेसेस होते हैं। तो अब सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ओरिजिन है और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है, तो आपको पता है कि इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी ए ही होगा। इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर बी, और ये जो अपवर्ड जा रहा है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर सी। तो और इसको नाम देते हैं वेक्टर सी। तो इस पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, यानी कि वेक्टर ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आपको बताता है कि इस वॉल्यूम का जो पैरेलल पाइप है वो क्या है। तो पैरेलल पाइप हमने देख लिया कि पैरेलल पाइप क्या होता है। उसके बाद जो दूसरी फिगर है जिनके साथ ये सारे कॉन्सेप्ट एसोसिएट होते हैं वो हमारे पास है टेट्राहेड्रन। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रन है ये क्या चीज़ होती है। तो ये हमारे सामने एक टेट्राहेड्रन है। अब टेट्राहेड्रन क्या होता है? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज फोर ट्रायंगुलर फेसेस। इसके चार फेस होते हैं हमारे पास, तीन साइड पे और एक बॉटम पे। और ये जो चारों फेसेस होते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम में हमने देखा ना कि हर जो फेस होता है वो पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे हर फेस एक ट्रायंगल होती है। और जस्ट लाइक पिरामिड, पिरामिड भी एक टेट्राहेड्रन हो सकता था अगर उसका जो बेस है वो एक पैरेललोग्राम के बजाय एक ट्रायंगल होता है। तो वो एक नहीं है टेट्राहेड्रन, क्योंकि उसका जो बेस है वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रन के जो चारों फेसेस होते हैं वो हमारे पास एक ट्रायंगुलर होते हैं। और इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने ये दोनों फिगर्स देख ली, टेट्राहेड्रन भी देख लिया और पैरेलल पाइप भी देख लिया। अब इन दोनों का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास ये चेक करने के लिए कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है। अब ये कोप्लेनर का वही ये है कॉन्सेप्ट जो हमने कोलिनियर में पढ़ा था। दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो सेम उसी तरह अगर दो वेक्टर्स कोप्लेनर है तो वो दोनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। वो प्लेन आपके पास एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है या वाई जेड हो सकता है। तो सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो अब एक ही प्लेन के ऊपर जब भी ये होंगे तो आप इनकी मदद से कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते। तीन वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे डू नॉट फॉर्म एनी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ऐसी फिगर जो बन ही नहीं सकती उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और वॉल्यूम अभी हमने देखा था, वॉल्यूम हमें पता चलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। सो यहाँ से डायरेक्ट एक रिलेशन हमें मिल गया कोप्लेनरिटी का। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0।
और ये 0 क्यों होता है उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि 3 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कभी भी 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनाएंगे, वो 2 डायमेंशनल बना सकते हैं, वो स्क्वायर वो सॉरी ट्रायंगल बना सकते हैं, हो सकता है वो कुछ और भी बना सकते हो, 2 डायमेंशनल में वो बना लेंगे, लेकिन कभी भी वो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते। तो एक ऐसी फिगर जो बन ही नहीं सकती उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के। और वॉल्यूम पता कैसे चलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो ऐसे वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ तक हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट देख लिए जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में यूज होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, 3.4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें उन्होंने 3 वेक्टर्स दे दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यू हैव टू प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, वो आपने प्रूव करनी है। और ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। तो सेम उसी तरह जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी वो क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट, और पहले ए लिखा हुआ है तो ए की एंट्रीज लिखते हैं 3 -1 एंड 2। फिर उसके बाद बी, तो बी की एंट्रीज है हमारे पास 2 3 एंड -1, एंड देन इन द लास्ट सी है हमारे पास -1 2 एंड -3। इसको एक्सपेंड करने से पहले हमें साइन लगा लेते हैं, डिटर्मिनेंट को हमें डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन चलें ओवरव्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस एंड ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। सो R1 से एक्सपेंड जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज। इस रो और इस कॉलम को जब छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 3 2 -1 एंड -3। सो 3 हमने लिख लिया, देन उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा -1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास +1। इस रो और इस कॉलम को जब छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -1 एंड -3। और इन द लास्ट हमारे पास आ जाएगा +2। इस रो और इस कॉलम को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू जो रह जाएंगी वो हो जाएंगी 2 -1 3 एंड 2। अब हमने इन 3 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस, एंड +1 इंटू -6 -1 एंड +2 इंटू 4 +3। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -7 +1 इंटू -7 एंड +2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू -21 -7 एंड +14, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -14। सो ए डॉट बी का जो आंसर है वो हमारे पास आया, ए डॉट बी क्रॉस सी, उसका आंसर आया -14, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। देन हमने फाइंड करना है, जो दूसरी वैल्यू हमने प्रूव करनी है वो है हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए। बी डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू देखते हैं वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट मेथड से ही करेंगे। पहले अब बी की एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी 2 3 एंड -1, देन सी की एंट्रीज -1 2 एंड -3, और उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा ए का, यानी कि 3 -1 एंड 2। सो अगेन साइन लगाते हैं प्लस माइनस एंड प्लस। अब हम डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें एक्सपेंड करना आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 -3 एंड -3 इंटू -2 +9, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 1 -6। सो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 -3 इंटू 7 एंड -1 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 2 -21 एंड +5। और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास आंसर -14, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। दो डिटर्मिनेंट्स हमने कर लिए, तीसरा डिटर्मिनेंट रह गया जो कि हमारे पास इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो अगेन डिटर्मिनेंट, और पहले सी की एंट्रीज आप पहले लिखें, सी है हमारे पास -1, -1 के बाद है 2, 2 के बाद है -3, फिर ए की वैल्यूज ए है हमारे पास 3 -1 एंड 2, और लास्ट में बी हमारे पास है 2 3 एंड -1। अगेन साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस एंड प्लस, एक्सपेंड करते हैं -1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 1 -6 -2 एज इट इज यह आ जाएगा हमारे पास -3 -4, और लास्ट में आ जाएगा -3 एज इट इज इंटू 9 9 +2, और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा -1 इंटू -5 -2 इंटू -7 एंड -3 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 5 + 7 2 14 एंड -11 3 3
33। और जब हम इनको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -14 विच इज इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर आप तीनों को देखें तो इनकी राइट हैंड साइड पे -14 है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमने ये प्रूव कर दिया कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल होता है B डॉट C क्रॉस A, और ये भी इक्वल होता है C डॉट A क्रॉस B, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने खुद कर लेना है, क्योंकि बहुत ईजी है, सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स ए बी एंड सी, अगेन आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए और आपने प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी एंड इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। अब फर्क क्या देखें, लास्ट टाइम आपने जो प्रूव किया था ना वो क्या था कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में उनकी जगह चेंज करते हो, यानी कि सी क्रॉस ए के बजाय ए क्रॉस ए लिखते हो, तो आपको पता है कि माइनस का साइन आ जाता है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। और सेम इसी तरह यहाँ पे आपके पास था ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ये वैल्यूज आई थिंक मिसप्रिंट हो गई हैं, इसको ठीक कर लें। यहाँ पे आपने प्रूव करना है सी डॉट बी क्रॉस ए, और तो ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। सी डॉट बी क्रॉस ए ये आपने प्रूव करना है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे थे हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है। सोल्यूशन में आते हैं और हम फाइंड करते हैं पहले ए डॉट बी क्रॉस सी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए है तो ए की एंट्रीज है हमारे पास 1 1 एंड 0। फिर बी है हमारे पास 0 1 एंड 1, और फिर उसके बाद है सी यानी कि 1 0 एंड 1। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एंड प्लस विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 एंड माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 एंड प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। सो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो हमने फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास बी डॉट ए क्रॉस सी, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब डिटर्मिनेंट में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले बी है तो बी आ जाएगा हमारे पास 0 1 एंड 1, फिर उसके बाद है ए यानी कि 1 1 0, फिर उसके बाद है सी यानी कि 1 0 1, और यहाँ पे भी साइन लगा के इनको भी एक्सपेंड करते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एंड प्लस विच इज इक्वल टू 0। 0 से एक्सपेंड करें तो 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, सो 0 को लिखने का फायदा नहीं है। फिर -1 इंटू 1 माइनस 0 एंड प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास -1 यानी कि -2, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा जो हमने फाइंड करना है सी डॉट बी क्रॉस ए। लिख लेते हैं सी डॉट बी क्रॉस ए। इसको भी डिटर्मिनेंट की वजह से एक्सपेंड करते हैं। पहले सी की वैल्यू, सी है हमारे पास 1 0 एंड 1, फिर उसके बाद बी की वैल्यू यानी कि 0 1 एंड 1, और लास्ट में ए की वैल्यू यानी कि 1 1 एंड 0। अगेन साइन लगाते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस, दिस इज इक्वल टू 1 1 से एक्सपेंड किया तो 0 -1, फिर -0 से एक्सपेंड करेंगे जो भी नंबर आएगा 0 हो जाएगा, और लास्ट में +1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा 0 -1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 0 -1, यानी कि ये भी हमारे पास आया -2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 नाम भी दे दिया। और इन तीनों को अगर आप देखें तो तीनों से हमें क्या पता चलता है, तो तीनों से हमें ये पता चलता है कि हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है बी डॉट ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर +2 है तो ये -2 हो रहा है, एंड इज आल्सो इक्वल टू माइनस सी डॉट बी क्रॉस ए। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेना है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 का पार्ट 1 में कहता है शो डैट द वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स दिए हुए और आपसे पूछा हुआ है कि ये कोप्लेनर हैं। तो आपको पता है कि 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हों तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि इन 3 वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या है, वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखते हैं -4 -6 एंड -54। फिर उसके बाद हम बी
की वैल्यू लिखते हैं यानी कि -1, 4 एंड 3, और फिर उसके बाद c की वैल्यू लिखते हैं यानी कि -1, 2 एंड -3। एक्सपेंड करते हैं r1 से तो साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। दिस इज इक्वल टू -4 इंटू 4 इंटू -3 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -12 एंड -3 2 ज़ा 6। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा और 3 + 3 आ जाएगा हमारे पास जब हम सेकेंड कॉलम से वैल्यूज लिखेंगे। फिर उसके बाद -54 इंटू 2 इंटू -1 -2 एंड +4, ये आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू -18 एंड +6 इंटू 6 एंड -54 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 18 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास 72 प्लस 6 एक्स्ट्रा, ये आ जाएगा हमारे पास 36 एंड -52 इंटू 4 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 108। और तीनों की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है? 0 के। तो यहाँ से हमें पता चला कि A डॉट B क्रॉस C का जो आंसर है वो 0 है। तो अगर इनका आंसर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि A, B और C जो है वो क्या है? वो हमारे पास कोप्लेनर है, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। अब कहता है फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड करें इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो लैम्डा की वैल्यू अब हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो क्योंकि वेक्टर्स जो दिए हुए ना ए बी और सी वो कोप्लेनर है, तो यहाँ से पहले ही पता चल गया हमें कि ए डॉट बी क्रॉस सी का जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। तो अब पहले ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 एंड 3। फिर उसके बाद बी की वैल्यू -2 3 एंड -4 एंड इन द लास्ट सी की वैल्यू यानी कि -1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेमडा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, फिर उसके बाद माइनस और फिर उसके बाद प्लस। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 4 लेमडा, फिर उसके बाद माइनस माइनस +2 इंटू -4 एंड -4 एंड इन द लास्ट +3 इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 लेमडा +3 एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। तो अब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं, 6 + 4 लेमडा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड -6 लेमडा +9 इज इक्वल टू 0। 4 लेमडा -6 लेमडा, ये आ जाएगा हमारे पास -2 लेमडा, -2 लेमडा, 6 -16 -10 +9 -1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू -1/2, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में लेमडा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन अब हमें वेक्टर्स के बजाय पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि वेक्टर ए, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है और पॉइंट डी दिया हुआ है। और हमने फाइंड करने की लेमडा 5 की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो हमें जो कोप्लेनर सॉरी तो कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है ना वो वेक्टर्स के ऊपर लाई करती है, वो पॉइंट्स के ऊपर लाई नहीं करती। तो सबसे पहले हमने इन चारों पॉइंट्स को यूज करते हुए 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। वो 3 वेक्टर्स कौन से होंगे वो आप अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट को फिक्स करके कर सकते हैं। जैसे मैं फाइंड करूंगा ए बी, फिर उसके बाद मैं फाइंड करूंगा ए सी और फिर उसके बाद मैं फाइंड करूंगा ए डी, यानी कि मैंने वेक्टर पॉइंट ए को फिक्स कर दिया, उसके बाद एक वेक्टर बी से उसको एसोसिएट किया तो एक वेक्टर बन गया, फिर पॉइंट सी से एसोसिएट किया तो एक और वेक्टर, और पॉइंट डी से एसोसिएट किया तो एक और वेक्टर। अब ए बी किसके इक्वल होता है? ये आपको पता है, इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 3 एंड लेमडा माइनस लेमडा, और फिर उसके बाद हमारे पास है -5 माइनस ओ ए की वैल्यू हमें दी हुई है -1 4 एंड -3। इनको डायरेक्टली लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेमडा -4 और लास्ट में आ जाएगा -5 + 3 यानी कि -2। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं ए सी। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की जगह उसकी वैल्यू यानी कि -3, 8 and -5 minus OA again -1 4 and -3, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -2 एंड 4 एंड उसके बाद -2 और लास्ट AD। AD किसके इक्वल हो जाएगा? OD माइनस OA। OD की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास है -3 2 एंड 1 माइनस OA जो कि हमारे पास है -1 4 एंड -3 विच इज इक्वल टू -2 2 -4 -2 1 + 3 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4, सॉरी ये 3 नहीं है, दिस इज 4। तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमें बताया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, कोप्लेनर है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर्स बनेंगे वो भी कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट ए डी के साथ
किसके इक्वल होगा, 0 का। क्यों 0 होगा, क्योंकि बताया कि ये तीनों वेक्टर्स के हैं, कोप्लेनर हैं। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए बी की वैल्यू, ए बी किसके इक्वल है, 4, तो ए बी की जगह उसकी वैल्यू 4 लेमडा -2 एंड -2। फिर उसके बाद ए सी हमारे पास है -2 4 एंड -2। फिर उसके बाद ए डी हमें दिया हुआ है -2 एंड 4 एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। इनका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। अब हमने इनको एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 16 -4 माइनस लेमडा -2 इंटू, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास -8 -4 एंड लास्ट में -2 इंटू 4 प्लस 8 एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला कि 48 -8 -4 यानी कि -12 और इंटू लेमडा -2 एंड -8 प्लस 4 इज 12, 12 टू ज़ा 24, दिस ऑल इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 लेमडा -24 एंड 48 -24, ये हमारे पास आ जाएगा +24 +24 इज इक्वल टू 0। ये 24 कैसे है, 48 -24, तो यहाँ से पता चला 24 -24 0 हो जाएगा, यानी कि 12 लेमडा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। बल्कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जो कि अब ठीक कर लें। यहाँ पे जो ए बी में जो लेमडा के साथ वैल्यू थी वो थी लेमडा -4, लेकिन यहाँ पे हमने लेमडा -2 लिख ली थी, इसको ठीक कर लें। तो दोबारा से सारा क्वेश्चन कर देते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेमडा -4, फिर यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा लेमडा -4, फिर यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा लेमडा -4, और यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लास्ट में जो 3 लाइन हैं इनको ठीक कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हम यही वाली ब्रैकेट जो है वो पहले ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 लेमडा एंड -12 4 ज़ा 48, और 48 -24 इज +24 इज इक्वल टू 0। और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 लेमडा -24 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आ जाएगा 12 लेमडा इज इक्वल टू 24, और यहाँ से लेमडा का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो वो जो मिस्टेक थी वो ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और ये बताया हुआ है कि ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर है मतलब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो तो आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ तक आपको ये पता है कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा 1 एंड 1, फिर उसके बाद 1 बीटा एंड 1, और वेक्टर सी आ जाएगा हमारे पास 1 1 एंड गैमा, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले हम एक काम करते हैं। हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रो ऑपरेशन, जो कि हमें पता है हम 2.4 में यूज़ भी करते हैं कि हम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में हम कई तरह के रो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि R2 में से माइनस करते हैं R1 को और रिजल्ट लिखते हैं R2 में। सेम इसी तरह R3 में से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं R1 को और रिजल्ट लिखते हैं R3 में। तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा 1 एंड 1। R2 ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा -1, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 यानी कि 0, और ये आ जाएगा हमारे पास गैमा -1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 से, तो साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस एंड प्लस। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू गैमा -1 माइनस 0 इंटू 0 -1 इंटू, जब कॉलम 2 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास गैमा -1 इंटू बीटा -1, सॉरी इंटू 1 माइनस अल्फा, गैमा -1 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस 0, एंड लास्ट में +1, और 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा -1। डिटर्मिनेंट की वही प्रॉपर्टी के क्रॉस मल्टीप्लाई, और दरमियान में जो साइन है वो माइनस का। तो यहाँ से पता चलेगा कि हम लिखते हैं अल्फा इंटू रह जाएगा हमारे पास बीटा -1 इंटू गैमा -1, -1 इंटू, क्योंकि -1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, गैमा -1 इंटू 1 माइनस अल्फा एंड -1 माइनस अल्फा इंटू
बीटा माइनस वन एंड इज ऑल इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो है क्यों? क्योंकि ये तीनों वेक्टर जो थे वो कोप्लेनर थे, तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। अब यहाँ से हमें काम करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बीटा माइनस वन के बजाय वन माइनस बीटा हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ से भी कॉमन लेते हैं सेकंड टर्म से, तो ये गैमा माइनस वन के बजाय वन माइनस गैमा हो जाएगा, और ये जो दो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से पहला स्टेप में लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एल्फा इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गैमा। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमने दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया और माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर उसके बाद यहाँ से ये है गैमा माइनस वन, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस बाहर जाके इस माइनस को प्लस कर देगा, और रह क्या जाएगा वन माइनस गैमा और वन माइनस अल्फा एज इट इज, हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सेम इसी तरह ये जो बीटा माइनस वन है यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन माइनस अल्फा एज इट इज इंटू वन माइनस बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, एंड इज ऑल इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद अब हम कहते हैं कि हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? कहते हैं डिवाइडिंग बाय वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा, वन माइनस बीटा एंड वन माइनस गेमा, इन तीनों नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू वन माइनस बीटा वन माइनस गेमा ओवर वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गेमा, पहली टर्म के नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस वन माइनस गेमा इंटू वन माइनस अल्फा, सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करते हैं, वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गेमा एंड प्लस वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हम डिवाइड करते हैं वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा एंड वन माइनस गैमा के साथ, और इक्वल टू जीरो। जीरो को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर ले उसने जीरो ही होना है। यहाँ तक लिखने के बाद वन माइनस बीटा से कैंसिल, वन माइनस गैमा से कैंसिल, वन माइनस गैमा से, वन माइनस अल्फा से, वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा से, वन माइनस बीटा से हो गया कैंसिल। जो रह गया वो हम लिख लेते हैं, हमारे पास रह गया अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा एंड प्लस वन ओवर वन माइनस गैमा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक लिखने के बाद मैं दोनों तरफ वन को ऐड कर देता हूँ, राइट हैंड साइड पे भी वन को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने क्या कर दिया, वन को ऐड कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट है ना इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, बाकी दोनों एज इट इज क्योंकि वो हमने एज इट इज प्रूव करनी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा एंड प्लस वन ओवर वन माइनस गैमा एंड इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इज वन। यहाँ से माइनस अल्फा प्लस अल्फा से हुआ कैंसिल, रह गया हमारे पास वन ओवर वन माइनस अल्फा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा एंड प्लस वन ओवर वन माइनस गैमा एंड इज इक्वल टू वन, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 का पार्ट 1 कहता है इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर आल्सो कोप्लेनर, यानी कि एक चीज आपको गिवन दी हुई है और दूसरी चीज आपको प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये पता है कि ये कोप्लेनर है। और प्रूफ क्या करते हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये भी क्या है? ये भी कोप्लेनर है। अब अगर ये भी कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई में जीरो है कि नहीं है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए के साथ, और देखना है कि क्या ये जीरो आता है या नहीं आता। अगर जीरो आ गया तो ये भी कोप्लेनर है, नहीं आया तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। पहले ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज ए प्लस बी एज इट इज डॉट, हम ये जो ब्रैकेट है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट है इससे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? पहले बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर हमारे पास बी का क्रॉस आ जाएगा ए के साथ, फिर उसके बाद सी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, और लास्ट में फिर हमारे पास आ जाएगा सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। तो ये जो सी क्रॉस सी है ये आपको पता है किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट, रह जाएगा हमारे पास बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए एंड प्लस सी क्रॉस ए। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सी क्रॉस सी जीरो इसलिए हुआ क्योंकि सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। अब डॉट प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए एंड प्लस बी डॉट, सेम यही ब्रैकेट बी के साथ, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए एंड प्लस
सी क्रॉस ए। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको ए के साथ ओपन कर दिया, फिर इसी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आ रहा था तो उसकी वजह से ओपन कर दिया। अब इन दो ब्रैकेट्स को मजीद ओपन करते हैं, तो पहले ए अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए एंड प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। फिर बी के साथ भी यही सारी वैल्यूज ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए एंड लास्ट में प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। यहाँ तक लिखने के बाद ये देखें कि ये जो टर्म है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो। सेम इसी तरह ये जो टर्म है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। अब दरमियान वाली जो टर्म्स हैं वो देखते हैं। तो यार इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर सेम होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ये देखें वेक्टर ए और वेक्टर ए सेम आ गए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए और ए ये दो सेम आ गए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। सेम इसी तरह ये बी और बी सेम आ गए, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी बी और बी सेम आ गए तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सारी टर्म जीरो हो गई तो हमारे पास फाइनल में आंसर आ जाएगा जीरो। और यही तो हमने प्रूव करना था कि उन तीन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a प्लस बी, फिर उसके बाद b प्लस सी एंड c प्लस ए आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर क्यों है, क्योंकि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमने प्रूव किया है कि वो इक्वल टू जीरो है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें सेकंड पार्ट में हमने कहा हुआ है कि ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो इक्वल है 1/4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और कंडीशन ये दी हुई है कि जो वेक्टर सी है ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 5/6। तो यहाँ तक लिखने के क्वेश्चन को समझने के बाद हम काम करते हैं कि हम ये फाइंड करते हैं सबसे पहले कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होता है। वो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, या लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो 5/6 है, और इंटू एन कैप। एन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए एंड बी। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। साइन 5/6 आपको पता है 1/2 होता है, और इंटू एन कैप एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि उन्होंने बताया कि सी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए के और बी के, और एन कैप है वो भी एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि सी कैप और एन कैप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास है वेक्टर एन कैप वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर सी कैप। अब दोनों तरफ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सी के साथ, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू 1/2 इंटू सी कैप। या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड भी स्केलर है और 1/2 भी स्केलर है, तो ये तीनों चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी। 1/2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी डॉट सी कैप। अब आपको पता है कि सी जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, सी कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। दो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वन हो जाता है। दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको पता है हमेशा वन होता है अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो सी और सी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों पैरेलल है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है सी डॉट ए क्रॉस बी, और आपको पता है कि ये इक्वल होता है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी के, यानी कि सी डॉट ए क्रॉस बी और ए डॉट बी क्रॉस सी दोनों सेम होते हैं। और इनको हम यूँ लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अब हम दोनों तरफ से पे स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर चाहिए। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर के सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। दूसरी तरफ आ जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। अब आते हैं 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कहता है यूज वेक्टर्स। वेक्टर यूज करो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स i प्लस j एंड i माइनस 2j। अब डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर उसके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं।
तो ये हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इस पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं वो नाम दे देते हैं ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन उस तरफ, इस तरफ क्या देते हैं कि हमारे पास है वेक्टर बी। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी। तो अगर हम कनेक्ट करते हैं इस लाइन को इस लाइन के साथ तो ये हमें पहला डायगोनल मिलेगा। इस डायगोनल को कैसे फाइंड करते हैं, देखें ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में मुझे ये बताएं कि रिजल्टेंट कौन सा होगा। तो रिजल्टेंट वो होगा जिसमें जिसमें जो हेड है वो हेड से और टेल टेल से कोइंसाइड हो रही है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है वो हमारा डायगोनल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायगोनल वन। सोल्यूशन में मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल वन जो है वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये तो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का, यानी कि ए प्लस बी, और ए प्लस बी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह आ जाएगा आई प्लस जे प्लस आई माइनस टू जे विच इज इक्वल टू आई प्लस आई टू आई जे माइनस टू जे माइनस जे। पहले डायगोनल के हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब दूसरा डायगोनल होगा जो इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा ऑपोजिट के साथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है दूसरा डायगोनल, ये इसकी डायरेक्शन है। अब इस केस में जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है वो ये बन रही है, यहाँ से यहाँ ए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है वेक्टर ए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है डायगोनल, और फिर उसके बाद ये तीसरी साइड है यहाँ। अब इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट कौन सा है, तो इस केस में रिजल्टेंट है हमारे पास बी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस डी टू। यानी कि डी टू अगर मुझे फाइंड करना है तो डी टू कैसे फाइंड करूंगा फिर, तो डी टू हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर बी हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है आई माइनस टू जे, और माइनस वेक्टर ए वो भी दिया हुआ है आई प्लस जे। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आई माइनस टू जे माइनस आई माइनस जे, तो आई आई से हो गया कैंसिल, माइनस टू जे माइनस जे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री जे। किसका आंसर आ गया, डायगोनल टू का। अब डायगोनल्स तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमने सिर्फ डायगोनल नहीं फाइंड करने थे, हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी थी, यानी कि लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं फाइंड करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल वन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में पता है स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस वन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। फिर उसके बाद डायगोनल टू की जो लेंथ है वो फाइंड करूंगा, यानी कि यहाँ पे तो आई और जे है ही नहीं, आई और के नहीं है सॉरी, सिर्फ जे है, यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन विच इज इक्वल टू थ्री। और यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें कहता है पार्ट नंबर वन में शो डैट द ट्राइंगल विद साइड्स आई माइनस थ्री जे फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के एंड टू आई माइनस फोर जे प्लस फोर के इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये जो ट्राइंगल, ये जो साइड्स दी हुई हैं ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल को कर रही हैं, मेंशन कर रही हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक बहुत ही फेमस थ्योरम है, उस फेमस थ्योरम का हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। यानी कि उसके उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है और ये जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं इनके दरमियान एक रिलेशन होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये रिलेशन हमारे यहाँ पे कहीं पे प्रूव हो जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं। मैं कहता हूँ कि जो ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई माइनस थ्री जे। फिर उसके बाद दूसरी साइड को बी का नाम दे देते हैं जो कि हमें गिवन दी हुई है फोर आई प्लस थ्री जे एंड प्लस के। और जो तीसरी साइड है उसको नाम देते हैं सी का, यानी कि वो हमारे पास है टू आई माइनस फोर जे एंड प्लस फोर के। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक पहली साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस नाइन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन। अब इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। अब फिर फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। स्क्वायर रूट ऑफ बी के मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस वन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26। और अब इस पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 26, उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू। अब रह गई तीसरी साइड, तो तीसरी साइड को भी फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 16 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। और अब c का स्क्वायर भी ले लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 36। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमने कोई एक रिलेशन बनाना है 1, 2 और 3 के दरमियान, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और 36 को मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, 10 + 26। और 10 किसके इक्वल है, देखें 10 इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और 26 किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो सी, ए और बी के दरमियान पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया। जब ये थ्योरम होल्ड कर गया तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए, बी एंड सी आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल की ये साइड्स हैं, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब चलते हैं इसी के पार्ट 2 में, जिसमें हमने प्रूव करना है कि अब ये जो साइड्स दी हुई हैं ये राइट ट्राइंगल की नहीं बल्कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में, तो यहाँ पर भी हम ये तीनों जो लेंथ दी हुई हैं इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनको नाम दे देते हैं, वेक्टर ए कह देते हैं हम 2i + 3j + स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के। वेक्टर बी को कह देते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू आई -j प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू के। और वेक्टर सी को कह देते हैं हम -3i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जे एंड प्लस 2k। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 4 + 9 + 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4। अब फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको नाम दे दे बेशक इक्वेशन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 1 + 5, ये भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि इक्वल टू 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब रह गई तीसरी साइड, तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 3 + 4, यानी कि ये भी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 16 के, और वो भी इक्वल है हमारे पास 4 के। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन तीनों से ये पता चला कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ए, बी एंड सी आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, जिसमें कहता है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 टाइम्स वेक्टर बी, वेयर ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ 3b, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू वेक्टर ऑफ b, क्योंकि स्केलर जो होता है वो मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाता है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर साइन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है बस। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए दिया हुआ है हमारे पास, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3, और इंटू बी का मैग्नीट्यूड वो इक्वल दिया हुआ हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 + 9 + लैम्डा स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1, यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 10, और दूसरी तरफ आ जाएगा स्क्वायर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 10, और दूसरी तरफ हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, एंड 9 इंटू 6 54। और अब 10 को दूसरी साइड ले जाते हैं,
तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 54 माइनस 10 यानी कि 44। तो अगर लैम्डा स्क्वायर 44 है तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 यानी कि प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 11। 7 का सेकंड पार्ट जिसमें कहता है ए भी दिया हुआ आपको बी भी दिया हुआ, आपने चेक करना है कि क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या ये खुद भी इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका आई कंपोनेंट के इक्वल हो और जे के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें आई के साथ 2 है, यहाँ पे आई के साथ -3 है। तो यहाँ से पहली चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो वेक्टर ए है वो नॉट इक्वल है वेक्टर बी के। वेक्टर ए और बी तो इक्वल नहीं है कम अज़ कम। अब ये चेक करना है कि क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब फाइंड करते हैं बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहाँ से पता चला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जिसमें वेक्टर ए भी दिया हुआ है वेक्टर बी भी दिया हुआ है। आपको कहता है एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और जिसकी डायरेक्शन a-2b वाली हो। तो सबसे पहले तो हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं u का। मैं कहता हूँ लेट वेक्टर u इज इक्वल टू a-2b। अब a-2b में वैल्यू पुट कर देते हैं 2i माइनस 3j प्लस के माइनस 2 इंटू बी की जगह आ जाएगा आई माइनस 3j प्लस 5k। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के माइनस 2i प्लस 6j एंड -10k। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ ऐड करते हैं तो 2i माइनस 2i, ये दोनों टर्म्स तो हो गई कैंसिल। रह जाएगा हमारे पास -3j प्लस 6j यानी कि 3j हमारे पास आ जाएगा एंड के -10k यानी कि -9k। ये आ गई वैल्यू u की। अब हम कहते हैं लेट वेक्टर v बी रिक्वायर्ड वेक्टर। वेक्टर v जो है वो अब हमने फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है कि वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 5 के। अब मैं लिखूंगा सिंस वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर u। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि v कैप सॉरी ये u कैप लिखा गया। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। v कैप इज इक्वल टू u कैप। v कैप का फार्मूला होगा v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v और u वेक्टर का फार्मूला और u कैप का होगा वेक्टर u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो वैल्यू पुट करते हैं, u हमें दिया हुआ है बल्कि हमने फाइंड किया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा 3j माइनस 9k होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर यानी कि 3j माइनस 9k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 81, ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 81। नेक्स्ट स्टेप में v के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर v ओवर 5 इज इक्वल टू 3 इंटू जे कैप -9 इंटू के कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू जे कैप -9 इंटू के कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90 का मतलब 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। न्यूमरेटर में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा j माइनस 3k ओवर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। 3 3 से कैंसिल। यहाँ से जब v फाइंड करेंगे तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यह आ जाएगा 5 इंटू जे कैप माइनस 3k कैप होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, कहते हैं अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस बी। अब आपको वेक्टर दिया हुआ है 3a प्लस बी की डायरेक्शन में, तो अब इसको नया वेक्टर का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ लेट वेक्टर c इज इक्वल टू 3a प्लस बी। दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा, a की जगह उसकी तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के एंड प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू जो कि है हमारे पास i माइनस 3j प्लस 5k।
सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 6 i प्लस आई, ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू आई कैप माइनस 9j माइनस जे, यानी कि ये आ जाएगा -12j एंड 3 + 5 यानी कि +8k। ये आंसर आ गया हमारे पास वेक्टर सी। लेट वेक्टर डी बी रिक्वायर्ड वेक्टर, बी डी जो वेक्टर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ गिवन दी हुई है कि जो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए 3/7, लेकिन सी और डी जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने का मतलब ऑपोजिट है डायरेक्शन में, बाकी सब ओके है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए तो सी कैप इक्वल हो जाता है माइनस डी कैप, यानी कि ये इनकी लेंथ तो वही सेम ही रहती है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों की जगह मैं उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सी का मतलब वेक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और दूसरी तरफ माइनस डी का मतलब वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 7 i कैप -12 j कैप। इस माइनस को भी हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। 7 i कैप -12 j कैप एंड +8k कैप होल डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर एंड +8 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3/7। अब यहाँ पे माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा -7i +12j -8k एंड होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 144 + 64। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू वैक्टर डी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को जब एक्सपेंड करेगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू -7i +12j -8k होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वाली टर्म को जब वो लिखेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 257, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 7d। तो यहाँ से d के साथ जो 7 है वो भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 257, और यहाँ पे रह जाएगा -7i +12j एंड -8k, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं कि ये स्मॉल ए और ये हमारे पास स्मॉल बी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट बी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू रेशो 3 इंटरनली। यहाँ पे रेशो फार्मूला आपको याद होगा हमने यूज करना है। तो रेशो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ओ पी किसके इक्वल होता है, एम इंटू वैक्टर बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए ओवर एम प्लस एन। m जो है वो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, n यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि इंटरनली है। तो ये आ जाएगा हमारे पास m की जगह 2 लिख लेते हैं 2, और वेक्टर b हमें दिया हुआ है 2i +3j एंड -k एंड प्लस n दिया हुआ है हमारे पास 3, और a की जगह उसकी वैल्यू i -2j एंड प्लस के एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4i +6j -2k +3i -6j एंड +3k होल डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। -6j +6 जैसे हो गया कैंसिल, 4i +3i यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 7i -2k +3k यानी कि +k होल डिवाइडेड बाय 5, यही हमने फाइंड करना था। अब पार्ट नंबर 2 में कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को 3:2, लेकिन एक्सटर्नली का मतलब अब वो आउटसाइड ऑफ ए बी है। तो एक एक्सटर्नली में भी हमने आपको एक फार्मूला दिखाया था, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी ओ क्यू की वो इक्वल हो जाएगी एम इंटू वैक्टर बी माइनस एन इंटू वैक्टर ए ओवर एम माइनस एन, यानी कि बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एन वाली जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, एम का मतलब 3, b की जगह आ जाएगा 2i +3j -k एंड -2, और a की जगह ये आ जाएगा हमारे पास i -2j +k एंड होल डिवाइडेड बाय 3 - 2 एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6i +9j -3k -2i +4j एंड -2k
होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 और यूँ 6i माइनस 2i ये आ जाएगा हमारे पास 4i 9j प्लस 4j प्लस 13j माइनस 3k माइनस 2k यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5k और यही हमारे पास आंसर। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद गिवन को टर्मिनल एजेस यानी कि उसके साइड्स दी हुई हैं और आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके दोनों पार्ट्स एक्जैक्टली सेम है तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट आपने बिल्कुल उसी तरह एक्जैक्टली सेम टू सेम कर लेना है। आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप का वो इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी यानी कि उसके तीनों को टर्मिनल एजेस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इसके तीनों जो साइड्स हैं जो वेक्टर्स हैं उनका जब फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 एंड -4 फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स 1 2 एंड -3 फिर उसके बाद सी के एलिमेंट्स 3 1 एंड 1। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9 एंड -4 इंटू 1 माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 10 एंड -4 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 30 प्लस 20 किसके इक्वल आ गया, ये तो जीरो आ गया। तो जब जीरो आया तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर यानी कि ये तो कोप्लेनर है, ये कोई पैरेलल पाइप बना ही नहीं सकते। और सेम इसी मेथड पे आपने सेकंड पार्ट भी करना है। अगर तो आंसर आ गया, लेट्स सपोज आंसर 25 30 आता है तो वो उसका वॉल्यूम होगा और अगर नहीं आया तो जीरो आ गया तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है लेकिन अब हमने फाइंड करना है टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो हमें पता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। लेकिन यहाँ पे हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एजेस नहीं दिए हुए। तो हम सबसे पहले एजेस फाइंड करेंगे यानी कि फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए यानी कि -1 2 एंड 6 -2 1 एंड 0 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -3 1 एंड 6। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए सी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की जगह उसकी वैल्यू 2 0 एंड 3 माइनस ओ ए 2 1 एंड 0 इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 -1 एंड 3। और लास्ट में फिर हम फाइंड करते हैं ए डी का मतलब यह आ जाएगा हमारे पास ओ डी माइनस ओ डी की जगह उसकी वैल्यू 1 -1 एंड 0 माइनस ओ ए जो कि हमारे पास है 2 1 एंड 0। और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 एंड 0। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यानी कि ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा -3 1 एंड 6 0 -1 एंड 3 फिर उसके बाद -1 -2 एंड 0। ये आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंड करेंगे जब तो प्लस माइनस एंड प्लस R1 से एक्सपेंड करेंगे और डायरेक्टली हम वैल्यू देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 6 -1 इंटू 0 प्लस 3 एंड प्लस 6 इंटू 0 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 6 -1 इंटू 3 एंड प्लस 6 इंटू -1 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -18 -3 -6 विच इज इक्वल टू -27। किसका आंसर आया, ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी डॉट ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ ए डी के साथ। अब हमने तो ये नहीं फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था वॉल्यूम किसका, टेट्राहेड्रन का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाएगा इस केस में 1/6 इंटू ए बी डॉट प्रोडक्ट ए सी क्रॉस विद ए डी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू -27 तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27 यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -9/2। लेकिन वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो हम नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। और साथ में लिख लेते हैं कि इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।